Hi everyone, my name is Satya Zanab and today I'm going to discuss exercise for the poem Milk for the Cat by Harold Monroe. और इसका poem explanation मैं पहले ही कर चुकी हूँ. You can visit the channel, go to the playlist of class 8. वहाँ पे सारे chapters आपको मिलेंगे class 8 के. कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इस पोम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं उसका वीडियो बना दीजिए. तो केवल उस पर वीडियो ना बनाते हुए मैंने एक्सरसाइज को भी कवर किया है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोम एंड द क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेज एज वेल. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. लेट्स कवर क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस एट 5 o'clock. 5 बजे क्या होता है. तो पोम की फर्स्ट लाइन ही है 5 बजे चाय लाई जाती है. किसके घर में? पोएट के घर में. ओके, टी सर्व्ड एट 5 o'clock. और उसी वक्त जब 5 बजे चाय लाई जाती है उसी वक्त एक छोटी सी बिल्ली आती है. ओके, साउंड करते हुए, परिंग मतलब साउंड करते हुए, जो खुशी पे दिखाने के लिए कैट साउंड करती हैं, तुरंत आ जाती है. ऑलमोस्ट इमीडिएटली मतलब तुरंत आ जाती है. किस लिए आती है वो? क्योंकि उसको वहाँ पे मिल्क मिलता है तो अपने जो सॉसर ऑफ मिल्क उसको ऑफर किया जाता है, उसके लिए वो आ जाती है. तो ये होता है 5 बजे. सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डज द कैट स्टैम्प हर क्लॉ. स्टैम्प मतलब होता है पटकना. अपने पंजों को वो क्यों पटकती है, अपने कान को क्यों वो खड़ा करती है, लिफ्ट मतलब उठाना, और अपने टेल को ट्विस्ट मतलब घुमाती क्यों है अपनी पूंछ को, और क्यों वो अपनी बॉडी को स्टर करना मतलब मूव करना स्टार्ट कर देती है, वो शुरू कर देती है. ओके, तो ये सब वो क्यों करती है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है. तो उसका आंसर लिखने के लिए आप आधी लाइन तो क्वेश्चन से ही उठा लेंगे. द कैट स्टैम्प्स जब आप लिखेंगे, क्योंकि डस करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सब में एस लगाएंगे. द कैट स्टैम्प्स हर क्लॉज, लिफ्ट्स हर ईयर्स, ट्विस्ट हर टेल एंड बिगिन्स टू स्टर. ओके, एस लगाएंगे आप. उसके बाद एक एक फ्रेज यूज करेंगे टू एक्सप्रेस हर इम्पेशंस. वो ये सब इसलिए करती है कि वो बेसब्री दिखाना चाह रही है उस मिल्क के लिए जो उसको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज द ऑथर. हालांकि यहाँ ऑथर नहीं पोएट लिखना चाहिए था, कविता के लिखने वाले को पोएट बोलते हैं. तो यहाँ जो पोएट है वो किस तरीके से जो सॉसर है जिसमें उसको मिल्क दिया जाता है बिल्ली को, उसको कैसे डिस्क्राइब करता है. तो एक्चुअली जो सॉसर है उसको कंपेयर किया है पोएट ने एक फुल मून से. जब चांद पूरा आसमान में होता है ना, आधा नहीं पूरा आसमान में होता है, उसको कंपेयर किया है किससे? सॉसर से. ओके, और उसके अंदर जो मिल्क भरा हुआ है उसको उसने क्या बोला है? क्रीमी सी. क्रीम जो यानी कोई समुद्र जिसमें क्रीम क्रीम भरा हुआ है. तो ओके, सो मिल्क को क्रीमी सी से और जो सॉसर है उसको किससे? मून से कंपेयर किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कैट डू आफ्टर ड्रिंकिंग द मिल्क. मिल्क पीने के बाद बिल्ली क्या करती है? यहीं से आप आंसर भी उठाएंगे. आफ्टर ड्रिंकिंग द मिल्क, मिल्क पीने के बाद द कैट गोज टू स्लीप. बिल्ली सोने चली जाती है, कुछ घंटों के लिए सोने चली जाती है. टू स्लीप कंटेंटेडली. कंटेंट का मतलब होता है तसल्ली, नहीं तसल्ली के साथ कुछ घंटों तक सोने के लिए चली जाती है बिल्ली. मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर. यहाँ पे बोला गया है कि इस पोम में कुछ वंडरफुली पोएट ने इवोकेटिव लाइंस यूज करी हैं जो कि कैट को डिस्क्राइब करती हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना है उन लाइंस को. इसका मीनिंग क्या है समझिएगा. इवोकेटिव का मतलब होता है इमेज के जरिए बात करना. तो पोएट ने इस पोम में बहुत सारे लाइंस ऐसी हैं जिसमें एक इमेज वो डेवलप कराना चाह रहा है हमारे माइंड में. तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है. एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिएगा, उसने पहला खुद ही सॉल्व करके दिया है. नो वन सीज द कैट कमिंग इन. यानी ये बात आपको पोम की कौन सी लाइन बता रही है कि कोई देख ही नहीं पाता है कि बिल्ली अंदर आ चुकी है. किस लाइन से पता चल रहा है ये? तो ये आपका दिया गया है फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन है, इज सडनली परिंग देयर. अगर आपने मेरा पोम एक्सप्लेनेशन सुना हो तो मैंने इस लाइन को अच्छे से कवर किया है कि कोई नोटिस भी नहीं कर पाता है और ये बिल्ली आ जाती है. कैसे सबको पता चलता है कि बिल्ली आ गई? उसके परिंग साउंड से, उसकी आवाज से, उसके गुर्राने की आवाज से. तो नो वन सीज द कैट कमिंग इन, ये जो लाइन है जो कि कैट को डिस्क्राइब कर रही है वो हमें फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन इज सडनली परिंग देयर से समझ में आ रहा है. तो ये उन्होंने खुद सॉल्व करके दिया है. आगे के 6 जो उन्होंने लाइंस पूछी हैं, लेट्स कवर दोज लाइंस नाउ. सेकेंड इज द कैट फोकसिंग हर आईज ऑन द मिल्क पॉट. ये किन लाइन से पता चल रहा है कि कैट जो है मिल्क पॉट पर फोकस करे है. तो ये आपका थर्ड स्टैंजा है पूरा पूरा. एंड प्रेजेंटली हरगेट आइज से लेकर हार्ट गेज तक. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेरा पोम एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत जरूर पड़ेगी कि तभी आप समझ पाओगे कि मैम द कैट फोकसिंग हर आइज ऑन द मिल्क पॉट का आंसर यही स्टैंजा से क्यों दे रही है. फाइन,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द इम्पेशंस ऑफ द कैट फॉर द मिल्क, यानी कि जो कैट की बेसब्री है, इम्पेशंस मतलब बेसब्री है मिल्क के लिए, वो कौन सा स्टैंजा में एक्सप्रेस हो रहा है। तो आपका स्टैंजा देन शी स्टैम्प्स हर क्लॉज लेक अ ट्रम्बलिंग पर, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंजा बिल्ली की बेसब्री को दिखा रहा है। ओके, मूविंग टू द फोर्थ नंबर, द इंटेंस लॉन्गिंग ऑफ द कैट फॉर द मिल्क। इंटेंस मतलब होता है एक्सट्रीम और लॉन्गिंग मतलब होता है चाह, यानी बिल्ली के जो मिल्क पीने की चाह है वो एक्सट्रीम लेवल पे कब पहुंच जाती है। देखिए थर्ड में उसकी बेसब्री की बात की गई थी और फोर्थ पे पूछा जा रहा है कि किस स्टैंजा से आपको लग रहा है या किन लाइन से लग रहा है कि उसकी जो लॉन्गिंग है वो एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। तो उसका आंसर होगा बट द कैट इज ग्रोन स्मॉल, जब वो अपने को स्मॉल, अपने शेप को स्मॉल कर ले रही थी, उसकी डिजायर और बढ़ जा रही थी लस्ट फॉर मिल्क की, तो ये वाली लाइन शो कर रही है आपकी। फिफ्थ नंबर ऑफ लाइन इज आस्किंग द पीपल डोंट सीम टू रियलाइज द इम्पेशंस एंड लॉन्गिंग ऑफ द कैट। कौन सी लाइन्स आपको ये बता रही है कि जो लोग हैं वो बिल्कुल रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं बिल्ली की बेसब्री को और उसकी लॉन्गिंग मतलब उसकी इच्छा को मिल्क पीने की, मतलब अपने में लगे हुए हैं लोग, उसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कौन सी लाइन्स ये शो कर रही है। तो द चिल्ड्रन ईट एंड रिगल एंड लाफ, द टू ओल्ड लेडीज स्ट्रोक देयर सिल्क, इन लाइन से पता चल रहा है। आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि यही इसका आंसर क्यों होगा। सिक्स्थ नंबर इज आस्किंग द अडोरेशन ऑफ द मिल्क सॉसर। जिस सॉसर में मिल्क दिया जाता है उसको किस तरीके से पोएट ने अडोर किया है, कौन सी लाइंस में। ओके, तो अडोर मीन्स होता है ग्रेटली एडमायर, बहुत ज्यादा तारीफ की गई है, किन लाइंस के जरिए। तो जो ये लाइंस है, द वाइट सॉसर लाइक सम फुल मून डिसेंड्स एट लास्ट फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ द टेबल अबव, ये लाइन शो कर रही हैं द अडोरेशन ऑफ द मिल्क सॉसर। लास्ट इज आस्किंग द ब्लिस एंड हैप्पीनेस ऑफ द कैट। ब्लिस कहते हैं एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा जब खुशी मिलती है उसे कहते हैं ब्लिस। तो बिल्ली की हैप्पीनेस या बहुत ज्यादा हैप्पीनेस किन लाइन से शो हो रही है, लेट्स सी। उसकी खुशी को पोएट ने किसी एक पर्टिकुलर स्टैंजा में नहीं बल्कि दो स्टैंजाज में एक्सप्रेस किया है। एक तो द वाइट सॉसर वाला जो अभी हमने कवर किया था, उसके नीचे की जो लाइंस हैं, शी साइज एंड ड्रीम्स एंड थ्रिल्स एंड ग्लोज ट्रांसफिगर्ड विद लव, ये भी दिखा रही है कि शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड नेक्स्ट जो आपका लास्ट सेकंड स्टैंजा है, अ लॉन्ग डिम एक्सट्रेसी होल्ड्स हर लाइफ, हर वर्ल्ड इज एन इनफाइनाइट शेपलेस वाइट till her tongue has curled the last holy drop, then she sinks back into the night। तो ये लास्ट सेकंड स्टैंजा भी कवर करता है उसकी खुशी को। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम एमसीक्यूज। इसमें पहला पूछा गया है लार्ज मिल्की हेज किस चीज को रेफर कर रहा है। तो लार्ज मिल्की हेज आपका थर्ड स्टैंजा में था, एंड प्रेजेंटली हर अगेट आईज टेक अ सॉफ्ट लार्ज मिल्की हेज। इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन सेकेंड स्टैंजा कि पहले बिल्ली ये प्रिटेंड करती है, दिखावा करती है कि वो यहाँ पे ऐसे ही आई है, उसको कुछ मिल्क विल्क नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में दिखने लगता है। तो यहाँ पर ही बताया गया है इन लाइन में। ओके, एंड प्रेजेंटली हर अगेट आइज, अब उसकी जो आंखें हैं, अगेट मतलब उसकी जो एक जेम, एक पत्थर अगेट होता है, उसकी जो ऐसी आंखें हैं उसमें साफ जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। किसके लिए, मिल्क के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा लार्ज मिल्की हेज का वो सी वाला होगा, कि जो लार्ज मिल्की हेज है इससे मतलब है कैट की आईज में जो धीरे धीरे बढ़ती हुई ब्राइटनेस है मिल्क के लिए। फाइन। सेकेंड इज हर लाइफ द बॉडी बिकम्स वन ब्रीदिंग ट्रम्बलिंग पर, इसका क्या मतलब है। लाइफ का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, यानी उसकी जो फ्लेक्सिबल बॉडी है वो जो ऐसे आराम से बहुत मूव कर रही है जल्दी जल्दी, तो अब क्या हो रहा है, वो अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी को एक सिकुड़ के बैठ जा रही है और अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो मूव नहीं कर रही बल्कि एक जगह सिकुड़ के बैठकर वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है और उस साउंड के जरिए मिल्क को मांग रही है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, द कैट बिकम्स एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉन्गिंग। यानी एम्बॉडीमेंट किसे कहते हैं, अवतार, रिप्रेजेंटेशन, यानी वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि बस अब उसको क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। तो अपनी इच्छा, लॉन्गिंग मतलब विश, अपनी इच्छा को वो रिप्रेजेंट कर रही है अपने इस स्ट्रक्चर से जो वो सिकुड़ के बैठ गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू ओल्ड लेडीज स्ट्रोक देयर सिल्क, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर सिल्क से मतलब सिल्क ड्रेस से लिया गया है। सिल्क ड्रेस को कभी कभी सिल्क, खाली सिल्क भी बोल दिया जाता है। फाइन। तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि दो ओल्ड लेडीज हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं इस बिल्ली पर, वो अपने कपड़े सही करने में लगी हुई हैं। तो सिल्क से मतलब यहाँ पे सिल्क ड्रेस से है, तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट इज आस्किंग क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्रीपिंग का वैसे तो मतलब होता है रेंगना यानी कि स्लो मूवमेंट, लेकिन इसका सही आंसर होगा सी, इंक्रीजिंग डिजायर फॉर मिल्क। क्योंकि आपको पोम के हिसाब से आंसर करना है, आपको शाब्दिक अर्थ से आंसर नहीं करना है। ओके, तो ये जो लाइन है ना
वो यहाँ से ली गई है। बट द कैट इज ग्रोन स्मॉल एंड थिन विद डिजायर ट्रांसफॉर्म टू अ क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क। इन लाइंस में उसकी जो डिजायर है मिल्क को पाने की जो इच्छा है वो कन्वर्ट हो गई है लस्ट में। तो डिजायर का लस्ट में कन्वर्ट हो जाने का मतलब ये है, लस्ट कहते हैं जब हम किसी चीज को पाने का अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा उस चीज को पाने का वी आर इम्पेशेंट नाउ, हम बेसब्र होते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिजायर के बढ़ने की बात हो रही है। तो सही आंसर होगा आपका इंक्रीजिंग डिजायर फॉर मिल्क। इन नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग लाइज डिफीटेड का क्या मतलब है। तो जो लाइज डिफीटेड फ्रेज यूज हुआ है वो आपका लास्ट आंसर में यूज हुआ है, लाइज डिफीटेड एंड बरीड डीप 3 or 4 hours अनकॉन्शियस देयर। तो इन लाइंस के जरिए उसके सेटिस्फैक्शन को शो किया गया है, यानी मिल्क पीने के बाद वो कितना संतुष्टि फील कर रही है, बहुत ही अच्छा फील कर रही है। ओके, और यहाँ जो लाइज का मीनिंग है ना वो है लेटने से। लाइज का मतलब झूठ नहीं है, यहाँ पर दो मीनिंग्स होते हैं लाइज के। ओके, तो वो ऐसे लेटी हुई है मानो उसने किसी को हरा दिया हो। डिफीट मीन्स क्या होता है, हराना। तो जब हरा के कोई लेटता है तो वो उसको कैसा फील होता है, सेटिस्फैक्शन, यस आई एम विनर, ओके आई हैव वन। तो वही फीलिंग्स आ रही बिल्ली के अंदर। तो सही आंसर क्या होगा, बी वाला, द कैट इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड नाउ। अब बात करेंगे कि इस पोम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं पोएट जो है अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं और ज़्यादा डिस्कशन में एक अलग वीडियो में करूंगी, लेकिन इस पोम में जो जो फिगर स्पीच यूज हुए हैं मैं कोशिश करूंगी उतना आपको समझा पाऊं। देखिए, थर्ड स्टैंजा में यूज हुआ है अगेट आइज में एक फिगर स्पीच जिसका नाम है मेटाफोर। अब अगेट आइज में अगेट का मतलब होता है जेम स्टोन, एक तरीके का पत्थर। क्या वाकई बिल्ली की जो आंख है वो पत्थर के तरीके से है? नहीं, लेकिन हमको केवल ये बताने के लिए कि उसके जो आंखें हैं वो जेम स्टोन अगेट की तरीके से सुंदर है, समानता दिखाई जा रही है उसकी आंखों में। तो जब किसी एक चीज से दूसरी चीज की समानता दिखाने के लिए, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए हम एक इमेजिनेटिव वर्ड का यूज कर देते हैं। असल में वो चीज वो नहीं होती है, जैसे कि आइज यहाँ पे अगेट नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं ताकि हम ये बता पाएं कि उसकी आंखें कितनी सुंदर है। तो इसी टेक्निक को कहा जाता है मेटाफर। नेक्स्ट फिगर स्पीच यूज हुआ है फिफ्थ स्टैंजा में, द टू ओल्ड लेडीज स्ट्रोक देयर सिल्क। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सिल्क, लेकिन सिल्क से समझ में आ रहा है सिल्क क्लोथ्स की बात हो रही है, सिल्क रोब्स की बात हो रही है। रोब्स मतलब भी कपड़े होता है। ओके, कि दो जो ओल्ड लेडीज थी घर में वो क्या कर रही थी, अपने कपड़ों को ठीक कर रही थी और बिल्ली पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो ये था फॉर्म में। तो यहाँ पे सिल्क वर्ड से पता चल रहा है सिल्क क्लोथ्स की बात हो रही है। तो ये एक टेक्निक होती है, फिगर स्पीच होता है, इसका नाम होता है सिनेक्डिकी। यानी एक सिंगल शब्द से कई सारे ग्रुप की बात हो रही है, पूरी कम्युनिटी की बात की जाए तो इस टेक्निक को कहा जाता है सिनेक्डिकी। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। इंग्लैंड 6 विकेट से हार गई। तो हालांकि इंग्लैंड, क्या पूरे इंग्लैंड कंट्री की बात हो रही है? नहीं, किसकी बात हो रही है? इंग्लिश क्रिकेट टीम की बात हो रही है। तो केवल इंग्लैंड से क्या समझ में आ रहा है? इंग्लैंड क्रिकेट टीम। तो पोएट ने जो सिल्क शब्द का यूज किया है उसमें उन्होंने सिनेक्डिकी फिगर स्पीच का यूज किया है। नेक्स्ट फिगर स्पीच जो यूज हुआ है, द वाइट सॉसर लाइक सम फुल मून। यहाँ सॉसर को मून से मिलाया जा रहा है और शब्द लाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब कभी किन्हीं दो चीजों में समानता होने पर मिलाया जाता है, लेकिन लाइक, एज, जस्ट इन सब का इस्तेमाल किया जाता है दोनों में समानता दिखाने के लिए, तो उस टेक्निक को बोला जाता है सिमिली। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है फिगर स्पीच? सिमिली। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था मेटाफोर अगेट आइज में, वहां आइज को अगेट से समानता दिखाई जा रही थी, लेकिन वहां कोई शब्द नहीं यूज हुआ था लाइक, एज। लेकिन यहाँ पे क्या शब्द यूज हो रहा है? व्हाइट सॉसर लाइक सम फुल मून। तो यहाँ पे फिगर स्पीच क्या हुआ है? सिमिली। तो सिमिली और मेटाफोर बिल्कुल एक जैसा ही होता है, लेकिन सिमिली में वर्ड्स लाइक, एज का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मेटाफोर में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस स्टैंजा में इस पहली लाइन में यूज हुआ है सिमिली का। लास्ट फिगर स्पीच यूज हुआ है लास्ट थर्ड स्टैंजा में, जहां पे लिखा है हर टेल हैंग्स लूज ईच ड्राउजी पॉ। ओके, पॉ मीन्स क्या होता है? पंजा, यानी जो बिल्ली का पंजा है उसको ड्राउजी बोला जा रहा है। ड्राउजी मतलब नींद में डूबा हुआ। बिल्ली के पंजे को क्या वाकई नींद आ सकती है? नहीं। नींद किसको आ रही थी? बिल्ली को मिल्क पीने के बाद। ओके, तो बिल्ली को नींद आ रही थी, बिल्ली ड्राउजी फील कर रही थी, शी वॉज रेडी टू फॉल अस्लीप, लेकिन किसको बोला जा रहा है? उसके पंजे को। इस टेक्निक को बोला जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट।
जब किसी इंसान की कोई क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए सीधे उसको ना डिस्क्राइब करके उसकी किसी और चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसकी क्वालिटी, तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल द वंडरफुल डे। दिन क्या खूबसूरत होता है? ओके, नहीं होता, ठीक। तो दिन को खूबसूरत बनाया जाता है। सिमिलरली स्लीपलेस नाइट, ऐसी रात जिसमें नींद ही ना आए। तो रात क्या स्लीपलेस होती है? रात तो सोने के लिए ही होती है। जब कोई इंसान सोएगा नहीं तो उसकी रात क्या कहलाएगी? स्लीपलेस नाइट। फाइन। So, drowsy poem में use हुआ है figure speech transferred epithet. That's all for today. Thank you for watching.